चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। धन्यवाद। चलो चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, है ना। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, ठीक है। 12th का चैप्टर है अपना। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, ठीक है। स्टार्टिंग है तो आराम से पढ़ते हैं इस चीज को। देखो, मूल कंसेप्ट में जब तुम बुक से लगाओगे ना, अलग अलग बुक से क्वेश्चन, तो तुमको कुछ ये भी नाम मिलेंगे नए नए। वो ये होंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन कि पहले इतनी मोलैरिटी थी, उसमें इतना वॉल्यूम था, बाद में इतना वॉल्यूम और ऐड कर दिया तो कितनी मोलैरिटी हो जाएगी, नॉर्मेलिटी हो जाएगी। इक्विवेलेंट वेट तो पढ़ा दिया था, बट ये कुछ चीज़ें छूट रही थी। तो इसके क्वेश्चन तुम लोगों को मोल में भी मिलेंगे, लेकिन कम है। क्लियर है। कहीं कहीं कुछ कुछ बुक्स ने दिए, कुछ कुछ बुक्स ने नहीं दिए। लेकिन इस जो मैंने अभी नाम लिए, इनका जो पर्टिकुलर ज्यादा वाला पोर्शन है वो सॉल्यूशन में आता है। तो सॉल्यूशन पार्ट को दो पार्ट, मतलब चैप्टर को अपन दो पार्ट में बांट के रखते हैं। पहला तो आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला, जो मैंने अभी नाम लिए कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इनसे। और एक हो जाता है जो दूसरा ओरिजिनल सॉल्यूशन का पार्ट है, उसमें कुछ लॉज और ये सारी चीजें आती है जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आती है। क्लियर है। तो पार्ट 1 जो सॉल्यूशन का है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी जाएगी, वो पहले पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो उसमें थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर में है क्या, पढ़ना क्या है, और उसके कंटेंट लिख लेते हैं अपन। ये ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। पहले कंटेंट लिखेंगे तो तुमको क्लियर रहेगा कि एटलीस्ट है कितना है चैप्टर, उसमें मेन चीजें पढ़नी क्या क्या है अपन लोगों को। क्लियर है। तो कंटेंट लिखता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन समझाता हूँ क्या होता है, और फिर मेन जो टॉपिक आज पढ़ना है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है। अब इस चीज को तुम मोल में ऐड करना चाहो तो मोल में ऐड कर लेना, वरना बेटर है सॉल्यूशन का पार्ट 1 रहने देना। क्लियर है। चलो, पहले मैं कंटेंट्स लिख रहा हूँ बेटा, ना लिखते जाना साथ साथ में कि पढ़ना क्या क्या है। देखो, ये कुछ 9 कंटेंट है। इन 9 कंटेंट्स के अंदर अपने को चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। 9 कंटेंट्स में क्या आता है, पहले तो चैप्टर के नाम के हिसाब से समझ लेंगे कि चैप्टर होता क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 2 चीजें आएगी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो वो एग्जाम्पल में ये भी पूछ लेता है कि कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन कैसे दी जाती है, किसको सॉल्यूट बोलूँगा, किसको सॉल्वेंट बोलूँगा। कभी कभी सॉल्यूट सॉल्वेंट फ्लिप हो जाते हैं, तो कब होते हैं, कैसे होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके टाइप्स, ये टाइप्स तुमको पहले एक दूसरा चैप्टर होता था, वहाँ 9 अलग अलग टाइप्स आते थे। एक को सॉल्वेंट रखा, उसके अंदर सॉलिड मिक्स किया, एक बार गैस मिक्स किया, एक बार लिक्विड मिक्स किया। फिर सॉल्वेंट तुम्हारा कुछ और रख दिया, फिर उसमें सॉलिड लिक्विड गैस, फिर सॉल्वेंट कुछ और रख दिया, फिर सॉलिड लिक्विड गैस। मतलब ऐसा समझो, एक बार सॉल्वेंट उन्होंने सॉलिड रखा, उसमें सॉलिड मिलाया, एक बार लिक्विड मिलाया, एक बार गैस। एक बार सॉल्वेंट रखा लिक्विड, तो उसमें सॉलिड मिलाया, लिक्विड मिलाया, गैस। एक बार सॉल्वेंट रखा गैस, उसमें सॉलिड मिलाया, लिक्विड मिलाया, गैस। तो ऐसे 9 टाइप अलग अलग बन जाते थे। तो 9 टाइप्स अब अपने को नहीं पढ़ना है, पहले एग्जाम्पल आते थे। अभी जो सिर्फ 3 सॉल्यूशन से रिलेटेड जो उसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, और उसमें सॉलिड सॉल्वेंट होता क्या है वो समझा दूंगा, ठीक है। और उसके टाइप्स में आ जाएगा। फिर अगला आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये चीज मोल वाले चैप्टर में भी आती है, ठीक है। मोल वाले चैप्टर का ही पार्ट है, या फिर पार्ट 2 बोल लो इसको, पार्ट 1 बोल लो सॉल्यूशन का। क्लियर है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये 5-6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती है। फिर इनके आपस में रिलेशन आते हैं कि मोलैरिटी इतनी है तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी, मोलैरिटी इतनी तो मोलैलिटी कितनी होगी, ठीक है। फिर ऐसे और भी कुछ दूसरी छोटी छोटी चीज़ें आती है, ठीक है। वो सब पढ़ेंगे अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है। उसमें 1-2 और छूट रहे हैं, वो भी ऐड कर लेंगे। फिर अगला आता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अच्छा, उसमें मोल फ्रैक्शन भी आता है, बट ठीक है, जब मेन पढ़ेंगे तब मैं लिखवा दूंगा सारी चीज़ें। क्लियर है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब कोई चीज़ घुलती है। अब कौन सी चीज़ किस में घुल रही है, उसके हिसाब से 2 पार्ट्स में यहाँ पे बांट रखा था। गैस अगर लिक्विड में सॉल्युबल हो रही है, जैसे अपन एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक कोई भी, तो उसमें CO2 अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस करता है, तो वो क्या हुआ, गैस इन लिक्विड। तो वो कितनी ज़्यादा गैस मिक्स हो सकती है कोई लिक्विड में, गर्म लिक्विड में ज़्यादा मिक्स होगी कि ठंडे लिक्विड में होगी, गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉज आते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ है हेनरीज लॉ, वो उससे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं। क्लियर है। और एक और आता है सॉलिड इन लिक्विड, कोई भी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना, शक्कर घोलना पानी में, तो सॉलिड लिक्विड होगा, नमक को घोलना, तो ऐसे कुछ एग्जांपल। और फिर उससे कुछ रूल्स आते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ आती है, ठीक है। इवापोरेशन एंड वेपर प्रेशर, क्लियर है।
इवापोरेशन समझते हो, वेपर प्रेशर, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा कैसे होती है, वो अगला टॉपिक है। अगला एक इंपॉर्टेंट आता है राउल्ट्स लॉ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में और अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। राउल्ट्स लॉ में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें बताएगा कि कोई भी सॉल्यूशन में कोई चीज़ मिक्स है तो वेपर प्रेशर कैसे होगा, प्योर सॉल्यूशन है तो कैसे होगा, कोई मतलब किस सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा। अभी जब तुम पढ़ लोगे सॉल्यूट सॉल्वेंट तो समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है। डाल्टन्स लॉ उसके साथ ही आता है और फिर रिलेशन भी पूछता है राउल्ट्स और डाल्टन्स लॉ में कि इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। फिर अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसका आइडियल नॉन आइडियल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल देता है आइडियल सॉल्यूशन के क्या ये है, नॉन आइडियल के क्या है, ये सब चीज़ें। उसी में पॉजिटिव नेगेटिव के भी आते हैं अलग से कि पॉजिटिव डेविएशन में चेंजेस क्या होंगे और नेगेटिव डेविएशन में चेंजेस क्या होंगे, ठीक है। सारी चीज़ें समझ जाओगे जब पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक थ्योरेटिकल पोर्शन है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा है कि कोई चीज़ों को मिक्स है, जैसे मैंने पानी को दूध में मिला दिया या दूध में पानी मिला दिया, अब इसको अलग कैसे करूँगा, तो ऐसे, या फिर शक्कर को पानी में मिला के चाशनी बनाई तो उसको अलग कैसे करेंगे। तो डिस्टिलेशन मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ को अलग करना जो ऐसे नॉर्मली तुम अलग नहीं कर पाओगे, क्लियर है। तो वो वाली चीज़ उसमें आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला सबसे ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आने के चांस है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहता है, और उसमें उसके साथ आता है एक वेंटॉप फैक्टर करके एक नाम आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ ही। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है अपने इसमें, 4 है ना, 4 अलग अलग टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और चारों पे क्वेश्चन आते हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो इन पर्टिकुलर 9 टॉपिक्स के अंदर अपने को सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करना है विद थ्योरी विद क्वेश्चंस। सॉल्यूशन से 1 या 2, मतलब हर चैप्टर का रेशो यही है, 1 या 2, 1 या 2। फिजिकल की अगर चैप्टर की बात करोगे तो सभी से यही रेशो है, ठीक है। किसी से 1 ही आएगा, किसी से 2 आ गए, कभी आ गए तो आ गए, ऐसा रहता है। वरना ये रहता है कि 1 तो आ ही जाता है। 9 चैप्टर हैं अपने पास, 9 चैप्टर से 9 क्वेश्चन तो आएंगे। अब कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जहाँ से 2 भी आ रहे हैं, तो ऐसे करके अप्रॉक्स 14 से 16 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर चैप्टर। मतलब फिजिकल के 14-16 और फिर ऐसे 14 से 16 के बीच में इनऑर्गेनिक के भी आते हैं और फिर ऑर्गेनिक के भी आते हैं। 15-15 का रेशो रहता है अप्रॉक्स में, ठीक है। 45 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो चलो ये बेटा इसका एक फोटो क्लिक कर लो। और ये जो तुम लोगों को पता है शायद सेक्शन बी में से वो क्या बोलते हैं ऑप्शनल जो आते थे वो हटने के शायद चांस हैं, श्योर नहीं बट हट सकता है। तो जो पहले पेपर आता था ना, हो सकता है सेक्शन ए भी ज़रूर अभी भी कर देंगे कि 35 और 10, लेकिन वो सबके सब करने रहेंगे। 35 ए के भी करने और 10 बी के भी करने हैं, तो वो सेक्शन डाले नहीं डाले फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा रहता था कि सेक्शन बी में 15 हैं, उसमें से 10 ही करने रहते थे और ए के 35 तो पूरे करने रहते थे, ये रहता था। बट अभी फिर वही सेम पहले जैसे हो जाएगा, शायद 180 क्वेश्चन ही करने रहेंगे। हाँ जेईई में हुआ तो इसीलिए शायद बोल रहे हैं कि मे भी इसमें हो जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सबके लिए अप्लाइड होगा। ऐसा तो है नहीं कि अपने अकेले के लिए होगा। तो कोई भी चेंजेस अगर आते हैं रूल्स में, एग्जाम पैटर्न में, वो सबके लिए होते हैं, क्लियर है। तो तुम्हारा मेन काम है बस पढ़ना और चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना, ढंग से पढ़ना। मतलब चलो ये रब कर दूं। देखो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ना तो आगे फिर सारी चीज़ें तुम लोगों को गायब रहेगी। वेपर प्रेशर समझ में नहीं आएगा, इवापोरेशन क्या होता है, एजियोट्रॉपिक क्या होता है, फिर कुछ भी आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कुछ भी आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो। छोटी सी चीज़ है बट समझना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अगर तुमको यही समझ में नहीं आया सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन को आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, एजियोट्रॉपिक कैसा होता है, कैसे समझोगे, ठीक है। सारी चीज़ें सॉल्यूशन वर्ड से ही रिलेटेड है आगे। तो अब देखो सॉल्यूशन वर्ड का मतलब है कि कोई 2 चीज़ मिक्स हो, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रही है। पहली चीज़ क्या बोलूँ मैं, एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रही है। सिंपल भाषा में लिखते जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मिक्सचर है ना ऑफ मोर देन वन थिंग, कोई भी एक चीज़ से ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे अपन वो खाने में आता है ना मिक्सचर, उसमें सेम भी होती है और बाकी अदर बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसका नाम ही है ना मिक्सचर। तो मिक्सचर नाम है इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही है। तो एक से ज़्यादा चीज़ें जब मिक्स होगी तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर। और वहीं लिक्विड स्टेट में जब चीज़ें रहती है तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो कोई भी स्टेट में होगी तो मैंने मिक्सचर बोल दिया, अगर वही चीज़ें लिक्विड स्टेट में एक से ज़्यादा है तो क्या बोलूँगा, सॉल्यूशन, क्लियर है, ठीक है। अब वही सॉल्यूशन अगर सिर्फ 2 चीज़ों से मिलके बने, अपना जो चैप्टर है वो 2 चीज़ों वाला ही है। अपना मोर देन वन में कितना लिमिट है, 2, कि 2 ही चीज़ें मिक्स हो रही है। एक जिसमें मिक्स कर रहा हूँ
और एक जिस चीज को मिक्स कर रहा हूँ, ये दो चीजें। तो अपना जो सॉल्यूशन है, ओरिजिनल डेफिनेशन तो सॉल्यूशन की होती ना, एक से ज्यादा कोई भी चीज, ठीक है। तो एक मान लो फॉर और यहाँ पे चलो मैंने बी कर लिया, उसमें कुछ स्टार भी हैं, ठीक है, कुछ सर्कल भी हैं, कुछ हैशटैग भी हैं, कुछ भी है, ये क्या है, समझ गए। तो एक से ज्यादा कोई भी चीज अगर एक साथ आ रही है, ठीक है, लिक्विड स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोलूँगा, सॉल्यूशन। अपने जो सिलेबस में है वो सिर्फ दो चीजों का मिक्सचर है, ठीक है, तो उसको वो बोल रहा है बाइनरी। बाइनरी मतलब क्या होता है, दो, बाई मतलब दो, तो बाइनरी सॉल्यूशन कि दो ही चीजें मिक्स हो रही है, ठीक है। एक अगर मैंने बी कर लिया तो उसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, ठीक है, एक ये डैश है और उसके अंदर एक कुछ भी मैंने छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए, ये समझ गए, सिर्फ दो चीजें हैं। तो एक वो चीज होगी जिसमें मैं चीजें घोल रहा हूं, एक वो चीज है जिस चीज को घोल रहा हूं, क्लियर है। तो जिस चीज और चलो हाँ ठीक है, जिसमें चीजें घुल रही है, ठीक है, उसको क्या बोलूंगा मैं, सॉल्वेंट। याद रखना आपसे, क्या बोलूंगा, सॉल्वेंट, ठीक है। और जिस चीज को घोल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट जिस चीज को घोल रहे हैं, सॉल्वेंट जिस चीज में घोल रहे हैं, इतना थोड़ा क्लियर है। अब इसकी जो मेन या एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है ना, वो ये आती है कि ये बीकर है, बीकर में जो चीज ज्यादा है वो होता है सॉल्वेंट, जो चीज कम है वो होता है सॉल्यूट। तो बुक ये डेफिनेशन पूछता है, वो ये नहीं पूछता कि किसमें किसको घोल रहे हैं क्या, ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा फॉर एग्जांपल, चलो मेरे पास दूध रखा है यहाँ पे, ठीक है, एक तपेली में, उसमें मैंने कुछ 5-6 ड्रॉप या एक छोटा सा वो ये ढक्कन भर के पानी डाल दिया, ठीक है। तो पानी कम अमाउंट में है ना, तो जो चीज कम अमाउंट में है और मैंने मिक्स की है उसको क्या बोलूंगा मैं, सॉल्यूट। जो चीज ज्यादा अमाउंट में पहले से थी जिसके अंदर मिक्स कर रहा हूं, उसको क्या बोलूंगा मैं, सॉल्वेंट। ये समझ में आया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अपन कोई भी चीज पानी में घोलते हैं, तो आइडियली जो लेते हैं वो पानी को सॉल्वेंट रखते हैं, क्लियर है। तो लेकिन हमेशा पानी को सॉल्वेंट नहीं मानेंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया। तो जो चीज ज्यादा अमाउंट में है या फिर जिसके अंदर मैं चीजें घोल रहा हूं, वो क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्वेंट। जिस चीज को घोल रहा हूं वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ये दो वर्ड्स अच्छे से क्लियर रखना है, क्योंकि आगे सारी चीजें इन दो वर्ड्स पे डिपेंडेंट है। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर तुमने आगे पहले कभी चीजें पढ़ी है तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इनडायरेक्टली, ठीक है। एक बीकर उसमें सॉलिड सॉल्वेंट दोनों चीजें घुली है, अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ, ठीक, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाता हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कि ज्यादा, ठीक है। और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाता हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा कि कम। ये चीज समझ में आती है ना। तो जब तक तुमको दो वर्ड्स ही अगर क्लियर नहीं रहेंगे ना, तो आगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल, समझ गए ना, एज़ोट्रॉपिक, आई, ये सारे वर्ड्स ही फिर गलत कर दोगे, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म फिर सारे कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ करते रहोगे, क्लियर है। तो इसलिए ये दो वर्ड समझना जरूरी थे। अभी सॉल्वेंट सॉल्यूट में एक ये चीज मैं ऐड कर देता हूँ, सॉल्वेंट मतलब क्या, जो कितने खाई में, ज्यादा अमाउंट में या कम में, जो ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। और ये जो कम अमाउंट में है, ठीक है। एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। इस चीज को कैसे लिखूं मैं नंबर्स में लिख रहा हूं, तुम लोग समझ जाना, ठीक है। 5 ml ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो यहां पे वाटर क्या हुआ और मिल्क क्या हुआ, मिल्क सॉल्वेंट होगा ना, क्योंकि जो ज्यादा अमाउंट में उसमें चीजें घोलता हूं ना, और जो चीज कम अमाउंट में उसको घोलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है।
सेम एग्जांपल को मैं रिवर्स कर देता हूं, ठीक है। 5 ml ऑफ मिल्क इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो अब यहां पे वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और मिल्क कम अमाउंट में था ना, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट आइडियली अपन क्या लेते हैं, पानी, और सॉल्वेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जब अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको पार्टिकल मान के ही कर रहे हैं, क्योंकि उससे ही तुम्हारी सारे टर्म्स क्लियर होंगे ज़्यादा बेटर, ठीक है। तो एक लिखवा देता हूँ, एक आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, पानी, ठीक है। ये जो लिख लेते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन जो मैं कुछ भी मान रहा हूँ, ठीक है। एक आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, और सॉल्यूट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई भी पार्टिकल, तो उससे ज़्यादा बेस्ट समझ में आता है। पार्टिकल या कोई भी दूसरा लिक्विड मान लो, लेकिन वो लिक्विड के अपन मॉलिक्यूल से, जैसे मैंने मान लो मैंने मिल्क मिलाया पानी में, तो मिल्क के कुछ मॉलिक्यूल को मैं गोला ऐसे करके रिप्रेजेंट करूँगा, तो उससे तुमको ज़्यादा डेफिनेशन समझ में आएगी हर चीज़ की। जब मेरे को वेपर प्रेशर समझाना होगा तो इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, आइडियल नॉन आइडियल सब वो इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो छोटे गोले हैं इनको क्या बोला है, सॉल्यूट, और ये जो है सॉल्वेंट। क्लियर है, ये इतनी चीजें लिख लो, ये बेसिक जरूरी है, ये आएगा तो फिर आगे का पूरा चैप्टर आराम से हो जाएगा तुम लोगों से। जल्दी लिख लो बेटा, है ना। अच्छा चलो रुको, साथ साथ में तो लिखते जाओ, और साथ मतलब ये काम साथ में कर लोगे, मैं समझा रहा हूँ, सुन रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है। चलो देखो, इतना समझ में आया सॉल्यूशन क्या होता है। अब वही चीज थ्योरेटिकल फॉर्म में देखो ये लिखी है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट होते क्या है वो मैंने इधर अच्छे से समझा दिए। कोई डाउट किसी को कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, अभी भी पक्का, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। अब अपने जो सिलेबस में वो बाइनरी है ना, कि दो ही चीज मिक्स कर रहे हैं, एक सॉल्वेंट होगा उसमें एक ही सॉल्यूट मिक्स किया एक टाइम पे, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में समझे, बाइनरी सॉल्यूशन में दो टाइप होंगे, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। वो लिखा है, सॉल्यूट क्या होगा, जो लोअर अमाउंट में, सॉल्वेंट जो हायर अमाउंट में। और सॉल्यूट कब, हम ये चीज याद रखना, ठीक है। देखो, सॉल्वेंट अपना फेज रिटेन रखेगा, सॉल्वेंट अगर पानी था तो पानी ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट अपना फेज खो भी सकता है और रिटेन भी रख सकता है। एग्जाम्पल सुनो, अगर मैंने पानी का एक टब लिया है, ठीक है, उसमें मैंने मिल्क का एक ढक्कन मिल्क डाल दिया, तो मिल्क लिक्विड था, पानी में जाने के बाद भी मिल्क घुल गया तो लिक्विड ही रहेगा। तो इसने अपना फेज, देखो पानी पानी है तो पानी तो अपना फेज रिटेन रखा है कि पानी पहले भी पानी था बाद में भी पानी है। मिल्क जब ऐड किया तो मिल्क पहले भी लिक्विड था बाद में भी लिक्विड है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करूँ चलो शक्कर की, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, तो पहले वो कैसा था, सॉलिड था ना, पानी में घुलने के बाद वो अलग से पार्टिकल जैसा तो नहीं दिखेगा, पूरा घुल जाएगा, पानी के वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, तो उसने अपनी फेज खो दी ना। ये चीज समझ गए। रेत डालूंगा तो रेत अपनी फेज रिटेन रखेगा, रेत रेत ही दिखेगी तुमको पानी में जाने के बाद। तो कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो अपनी फेज रिटेन रखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपनी फेज खो देंगे पानी में मिलने के बाद। ये चीज समझ में आई ना। तो वही लिखा है कि सॉल्यूट जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी फेज लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ अपन पार्टिकल मान के कर रहे हैं, या तो शक्कर मान लो या सॉल्ट मान लो। क्लियर है, तो वो अपनी फेज लॉस्ट करेगा, और सॉल्वेंट अपनी फेज रिटेन रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो चीज ज्यादा अमाउंट में वो कैसे चेंज हो जाएगी, समझ गया ना, वो वैसे ही रहेगी। जो चीज कम अमाउंट में वो उसके अंदर घुल गई है, उसका फेज चेंज हो सकता है, लिक्विड को गर्म कर दूंगा तो घुल जाएगा पूरा, कुछ भी। क्लियर है, तो इस रीजन से लॉस्ट फेज वो रिटेन द फेज। समझ गया ना वर्ड का मतलब, रिटेन मतलब वो ऐसा कैसे ही रहेगा, पहले लिक्विड था तो बाद में भी लिक्विड ही रहता है, ये अपनी फेज लॉस्ट कर देता है। क्लियर है, तो अगर पॉइंट थ्योरेटिकल आते तो याद होना चाहिए। अभी जो बाइनरी सॉल्यूशन है ना, बाइनरी मतलब क्या, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है। अब इसके भी नॉट अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, दूसरे चैप्टर में पहले पढ़ते थे, लेकिन अभी वो चैप्टर डिलीट हो गया है, तो अपन यहाँ पे अपने इसमें जो काम का है वही पढ़ेंगे। और अपने इसमें जब इसने बोला ना आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर या लिक्विड, ठीक है। तो सॉल्वेंट अगर अपना वाटर या फिर लिक्विड है तो एक चीज मैंने फिक्स कर दी ना, जिसमें मैं चीजें घोल रहा हूँ वो फिक्स कर दी। अब क्या क्या देखो,
अपने लेवल पे तीन ही फेजेस होते हैं कोई भी पार्टिकल के, या तो सॉलिड में होगा, या लिक्विड में होगा, या फिर गैसियस स्टेट में होगा। और भी फेजेस होती है लेकिन वो अपने काम की नहीं है अभी। अपने जो नॉर्मल डेली लाइफ में तीन ही चीजें मिलेगी ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और अपन जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें अपने पास सॉल्वेंट अपन हमेशा क्या लेते हैं, लिक्विड, ठीक है। तो सॉल्वेंट में तीनों में लिक्विड लिख लूं, ठीक है। ऐसे 9 अलग अलग कैसे बन सकते थे उसमें ये देखना, एक बार मैंने सॉल्वेंट तीनों लिक्विड लिया, एक बार मैंने सॉल्वेंट तीनों सॉलिड ले लिया, एक बार तीनों गैसियस ले लिए। सॉल्वेंट मतलब जिसमें चीजें घोल रहा हूं। तो एक बड़ा सा मेरे पास ऐसा बीकर है, ऐसा समझो, उसके अंदर अभी मैंने पानी भर दिया है, ठीक है। अब इस बीकर वाले पानी के अंदर में एक बार मैंने कुछ लिक्विड चीज मिलाई, एक बार मैंने कोई सॉलिड चीज मिलाई, एक बार मैंने कोई गैसियस चीज मिलाई, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, सॉलिड, लिक्विड, गैस से स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसमें सॉलिड मिलाता हूं, देखो एक लिक्विड वाला बीकर है ना अपने पास, समझ गए। उसमें मैंने क्या मिलाया, एक बार सॉलिड मिक्स किया, एक बार लिक्विड मिक्स किया, एक बार गैस मिक्स की। तो कुछ एग्जांपल तो तुम लोग खुद ही बता दोगे यार। लिक्विड में मैंने सॉलिड मिक्स किया, मतलब एग्जांपल, कोई तो एग्जांपल बताओ जहां लिक्विड में सॉलिड मिक्स करता हूं। हाँ, मतलब नमक पानी, शक्कर पानी, कुछ भी। क्लियर है ना कि सॉलिड फेज में था, लिक्विड में मिक्स किया, तो इसमें वो एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। और बाद में वो दिखेगा कैसा, फाइनली जब सॉल्यूशन ये बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दिखेगा किस स्टेट में, सॉलिड में कि लिक्विड में, लिक्विड में, क्योंकि जो चीज ज्यादा होती है उसी फेज में दिखता है। तो यहाँ पे भी कैसा दिखेगा वो, लिक्विड फेज में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या लिख रहे हो भाई, शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, वो लिख लेना। क्लियर है, ठीक है। फिर लिक्विड में लिक्विड मिक्स करना, ऐसा कोई एग्जाम्पल, ठीक है, मिल्क वाटर, ये कर सकते हो, या फिर कोई भी बुक में जो दूसरा हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल दिया वो लिख लेंगे। बाकी समझ गए ना, कोई भी दो लिक्विड्स को मिक्स करना। क्लियर है। या तो पेट्रोल में जो मिक्स करते हैं तो कुछ चीज ऐसी रहती है, मतलब समझ गए ना, कोई भी एक लिक्विड में लिक्विड चीज मिक्स करना, उसका कोई भी एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा, लिक्विड में क्या मिक्स कर रहा हूँ, गैस। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपने एरेटेड ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, उसमें CO2 मिक्स करते हैं। समझ में आता है ना सभी को ये चीज। तो बस ऐसे 3 एग्जाम्पल आएंगे। और फेज देखो, CO2 की बोतल जो कोल्ड ड्रिंक, वो भी लिक्विड में ही रहेगी। मिक्स कर दिया लिक्विड को लिक्विड में, तो लिक्विड में ही रहेगा। तो तीनों के सॉल्यूशन की फेज भी कैसी होगी, लिक्विड ही होगी, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट क्या होगा इन तीनों का, लिक्विड। इसका भी क्या होगा बेटा, लिक्विड, ठीक है। अब इनके जो एग्जाम्पल्स है जो बुक के हैं, मैं वो एग्जैक्ट लिखवा देता हूँ। समझ गए ना एग्जाम्पल लिखने कैसे, या एग्जाम्पल आएगा तो तुम खुद से सोच लोगे कि हाँ क्या था, ठीक है। तो इधर एक बार और एग्जाम्पल सुन लो जो बुक में लिखे हैं भाई। लिक्विड में जब सॉलिड को मिक्स करूँ तो सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, क्लियर, नमक का पानी या चाशनी, ठीक है। लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करने के तो बहुत सारे, कोई भी 2 लिक्विड मिक्स कर दो, बस ये होने चाहिए कि उनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट थोड़ी आसपास सेम होनी चाहिए। जैसे तेल में पानी मिक्स नहीं कर पाऊंगा, क्लियर है ना। तो ऐसे लिक्विड ढूंढो जो मिक्स हो जाए, ऐसे नहीं कि जो मिक्स ही ना हो रहे हो। तो गैसोलीन मिक्सचर, अलग अलग हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, एक ये हो गया जो बुक में दिया। और इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल मतलब अल्कोहल का एक टाइप है ना, पानी दारू आपस में मिक्स हो जाते हैं ना, तो बस वही समझ लो, मिथेनॉल इन वाटर बोलो या इथेनॉल इन वाटर बोलो, क्लियर है। फिर अगला, लिक्विड में क्या, गैस मिक्स करना, मतलब CO2 इन वाटर अंडर हाई प्रेशर। ये जितने भी सोडा वाले खड़े रहते हैं शॉप पे, या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, समझ गए, तो वो यही काम करते हैं, अंडर हाई प्रेशर पे उसके अंदर रखते हैं और पंप से CO2 भर देते हैं फटाफट। क्लियर है ना। चलो, तो ये अपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हुए, समझ गए ना। तो ऐसे और भी अलग अलग फिजिकल स्टेट में बना सकता हूँ ना मैं। एक बार अब मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ, मान लो सारे सॉलिड, उसमें एक बार सॉलिड मिक्स किया, एक बार गैस मिक्स किया, एक बार लिक्विड मिक्स किया। अब एक बार में, हाँ उठा लो, एक बार मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ गैस, गैस में एक बार मैंने गैस मिक्स किया, गैस में मैंने एक बार लिक्विड मिक्स किया, गैस में मैंने एक बार सॉलिड मिक्स किया, समझ गए। अच्छा ऐसा एक एग्जांपल बताओ, गैस में मैंने सॉलिड मिक्स किया, गैस में सॉलिड मिक्स किया, मतलब गैस ज्यादा है और सॉलिड कम है। एयर में डस्ट पार्टिकल या पॉल्यूशन, गाड़ी से जो भी छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के पार्टिकल निकल रहे हैं, हाँ,
हाँ, पूरी गैस है, इसमें जो भी कुछ पार्टिकल आ रहे हैं, या फिर वो मान लो कि कोई चीज जलाई है, राख जली है, एकदम से ऐसे तो उड़ती है ना, तो राख क्या है, सॉलिड पार्टिकल ही थे बहुत छोटे छोटे, या फिर धूल जो उड़ रही है, ठीक है। हाँ मतलब ये सारी चीजें, अगर गैस नहीं होना चाहिए, सॉलिड पार्टिकल होना चाहिए, धुआं तो फिर गैस हो गया ना, सॉलिड पार्टिकल होना चाहिए। पेपर जलाया, पेपर की जो ऐशे फूटती है रहती है हवा में, क्लियर है ना, तो गैस में सॉलिड हो गया ना, ठीक है। सॉलिड में गैस का एग्जांपल, मतलब खुद से सोचो, इस चैप्टर का है नहीं बट मैं इन जनरल ऐसे पूछ रहा हूँ, सॉलिड में गैस का एग्जांपल सोच सकते हो। प्यूमाई स्टोन, वो जो पत्थर आते हैं ना नहाने वाले, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो उनके अंदर क्या गैस ही तो भरी है। आइस में भी हाँ बीच में जगह होती, लेकिन वो तो लिक्विड हो गया ना, मतलब आइस सॉलिड, हाँ सर बोल सकता है, वो फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बट जो बुक में एग्जांपल दिया था वो बेस्ट है, प्यूमाई स्टोन, जो नहाने वाले पत्थर आते हैं ना जिसमें बहुत सारे पोर होते हैं छोटे छोटे, तो पोर के अंदर है क्या, एयर ही तो भरी है। जैसे मैंने बताया था बॉटल का ढक्कन खोल के रख दिया तो इसमें क्या है, खाली नहीं है बॉटल, एयर भरी है उसमें। तो वैसे ही अगर वो पत्थर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो जो पोर तुमको दिख रहे हो उन पोर में हवा भरी है ना अभी। ये स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में भी तो एयर ही भरी होगी, पानी में डुबा दूंगा तो उन गैप्स में पानी भर जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग 9 टाइप बन सकते हैं, वो दूसरे चैप्टर के थे। अपने को यहाँ पे यही टाइप काम है, वो भी क्यों, क्योंकि अपन ने सॉल्वेंट को वाटर लेके या लिक्विड लेके ही पूरा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है। तो अपना सॉल्वेंट आइडियल क्या रहेगा, लिक्विड। तो उसके क्या 3 टाइप हो सकते हैं वो पढ़ा दिए, क्योंकि जब अपन ने कंटेंट में लिखा है ना, सेकंड या थर्ड कंटेंट में लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, देखा है कंटेंट, उसमें देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है, पहले हेनरीज लॉ जिधर दिया था, ठीक है, ये वाली चीज। और फिर एक और था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड का तो कोई साइंस, वो तो पूरा चैप्टर ही है। तो ये 2 चीजें और अलग से पढ़नी रहेगी, तो वो यहीं से तो आ रही है कि गैस इन लिक्विड इसके बाद पढ़ोगे, जिसमें हेनरी लॉ और वो सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। एक और कौन सा लॉ था उसके साथ, ये तो पूरा चैप्टर ही है। और सॉलिड इन लिक्विड को भी अलग से पढ़ोगे अभी, क्लियर है। तो वो हेनरीज लॉ लिखा था ना अभी 3rd नंबर पे तुम लोगों को मैंने, और हेडिंग यही थी गैसेस इन लिक्विड, तो इसके आगे लिख लो ना, ये उसी का तो एग्जांपल है, हेनरीज लॉ। समझ में आना है। मिक्सचर ऑफ कहाँ लिखा है बेटा मैंने, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये समझना था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, और इसमें कोई अलग से लॉ नहीं है, बस उसमें एक वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला पोर्शन आता है कि कोई भी सॉलिड कब घुलेगा, वो लिक्विड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छे से घुल जाएगा, नहीं होगा तो कम घुलेगी वो चीजें, क्लियर है। तो इस वाले पोर्शन में आता है, वो नाम लिख लो बस, तो तुमको समझ में रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो तुमको समझ में आएगा ये पढ़ना क्यों है 3 चीजें। और ये तो पूरा चैप्टर ही लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसी में सारी चीजें आएगी, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, ये वो, फिर आगे एजुटर, वो सब इसका पोर्शन है लिक्विड इन लिक्विड का, क्लियर है। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये, फिर बचा हुआ पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड है, लिक्विड में लिक्विड पे, क्लियर सभी को, ठीक है। अब देखो व्हाट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो जब भी ये वर्ड आता है ना केमिस्ट्री या कहीं भी एक्वस, तो अपन एक्वस का मतलब पानी मानते हैं ना, तो एक्वस सॉल्यूशन बोले मतलब सॉल्वेंट तुमको फिक्स करके रखना है कि लिक्विड या वाटर ही है। लेकिन अगर वो अलग से मेंशन कर रहा है कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन, समझ गए, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट फिर वाटर नहीं रहेगा, कुछ और होगा अदर देन वाटर। तो उसकी डेफिनेशन यही दी जाती है नॉन एक्वस सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है काई में, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, वाटर इज द सॉल्वेंट, क्लियर है। तो ये 2 वर्ड्स भी क्लियर रखना, क्योंकि ये अपने को आयनिक वाले पोर्शन में केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत गया था कि आयनिक घुलते हैं नहीं घुलते हैं, आयनिक भी चार्ज वाले होते हैं और पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वहां पे दिक्कत गई थी। तो इसके एग्जाम्पल क्या थे, देखो बहुत सारे, वहां मैंने लिखवाया था तुमको, एक बेंजीन और एक टॉलिन लिखवाया था, याद है किसी को, बेंजीन और टॉलिन लिखवाया था नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर वाले ये हैं, ये एक्वस वाले, तो बेंजीन, टॉलिन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और अल्कोहल, क्लियर। सारे नॉन पोलर नहीं है बट सारे नॉन एक्वस है। नॉन एक्वस का मतलब होता है अदर देन वाटर कुछ भी हो सकते हैं,
क्लियर है? तो उसमें कौन कौन सा आता है ये याद रखना। वो क्वेश्चन देके पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वस सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, या फिर व्हाट विल बी द सॉल्वेंट इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और अगर वाटर दे दिया और तुमने सोच लिया कि नहीं वाटर ही तो होता है सॉल्वेंट, या फिर वाटर के साथ एक और कुछ दे दिया और तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी दे दिया, तो वाटर तो कभी आएगा ही नहीं उसमें। क्लियर है? तो ये गलतियां मत करना। समझ गया ना? नॉन एक्वस क्या होता है? अदर देन वाटर जो भी है, सॉल्वेंट अदर देन वाटर। क्लियर? और ये सारी चीजें लिख ली थी ना, ये बेसिक होता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन होता क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, बाइनरी, बाइनरी के सॉलिड, सॉल्वेंट, और ये तीन मेन उसके मिक्सचर के टाइप्स हैं जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर है? अब सेकेंड पोर्शन जो मुझे पढ़ाना है वो एक, इसके बाद थोड़ा सा और कुछ लिखना है वो लिख के, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है? जल्दी बेटा इसका फोटो ले लो एक पूरा कंप्लीट। ये कुछ छोटी सी या थोड़ा बहुत 2 पॉइंट और है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमको मिलेंगे जब सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करोगे और स्टार्टिंग में थ्योरी के क्वेश्चन लगाओगे तो वहाँ पे वो क्वेश्चन देगा। तो फिर ये थ्योरी में बहुत ज़्यादा बुक में दिया नहीं, बट तुम लोग अभी यहाँ पे लिख के रखो। ये जो सारी चीज़ें मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स की है। ठीक है? तो थर्मो जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, बट अभी कुछ पॉइंट है वो याद रख लो बस, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है? कोई भी सॉल्यूशन का डेल एच अगर मोर देन 0 या फिर पॉजिटिव देता है, वो क्वेश्चन में दे के रखेगा कि डेल एच पॉजिटिव है, डेल एच नेगेटिव है। ठीक है? या फिर एक रिएक्शन देगा, उसमें एनर्जी दे के रखेगा। ठीक है? फाइनली अगर कुछ एनर्जी है, एटीपी दे रहा है, मतलब एनर्जी रिलीव्ड है, इसको ऐसे समझो। ठीक है? चलो रहने दो कुछ चीजें। डेल एच अगर पॉजिटिव है तो इतना याद रखो एंडोथर्मिक है, और डेल एच अगर लेस देन 0 या डेल एच नेगेटिव है तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। सारी चीजें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, वो यही देता है सीधा कि डेल एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, बोथ है, नन है। तो डेल एच पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक होता है, और डेल एच नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक होता है। ये चीजें यहीं पे याद कर लो ऐसी कैसी। ठीक है? कैसे, क्यों, सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। क्लियर है? डेल एच का होता है चेंज इन एंथैल्पी। डेल लग गया मतलब चेंज, और ई का मतलब है, एच का मतलब है एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी को ही एंथैल्पी बोलता है वो। क्लियर है? ठीक है। अब डेल जी, ये वर्ड नया है। डेल जी मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी। अब ये भी होता कि देखो एनर्जी के अलग अलग उसमें है, इसीलिए सिर्फ एनर्जी वर्ड यूज नहीं कर रहा है ये। एनर्जी को एंट्रोपी भी एनर्जी है एक टाइप की, एंथैल्पी भी एक टाइप की एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी भी एक टाइप की एनर्जी है। तो मैं सिर्फ एनर्जी बोलूंगा तो फिर मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा ना, अलग अलग जगह की अलग अलग एनर्जी है। तो इसीलिए उसने डेल एच कहीं बोलता है, कहीं डेल जे बोल देता है, कहीं डेल एस बोलेगा। डेल एस भी एनर्जी एक टाइप की, बस वो रैंडमनेस वाली है। क्लियर है? तो डेल जी क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी। बस इतना याद रखो तुम। वो क्वेश्चन में यही देगा कि डेल जी पॉजिटिव है तो क्या होगा, डेल जी नेगेटिव है तो क्या होगा। तो तुमको ये चीज याद होनी चाहिए अभी इस चैप्टर के लिए यहाँ पे। तो डेल जी नेगेटिव होता है तो चीजें स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब क्या है, खुद से हो जाती है। कोई दो चीज मैंने मिक्स की तो वो खुद से ही मिक्स हो जाएगी, मेरे को अलग से एफर्ट नहीं लगेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, चलो ये समझो, पानी में मैंने शक्कर डाली, एक लिमिट तक मैं घोलूंगा तो घुल जाएगी। एक लिमिट के बाद वो शक्कर नहीं घुलेगी, उसके बाद एक जो लिमिट आ गई है उसके बाद अगर मेरे को शक्कर को और घोलना है तो मेरे को गैस पे गर्म करना पड़ेगा उस पानी को। जब तक गर्म नहीं करूंगा वो नहीं घुलेगी। क्लियर है? लेकिन एक टाइम तक ऐसा होगा कि ठीक है मैं थोड़ा सा भी शक्कर डाली, थोड़ा सा पानी से स्टर किया, घुल जाएगी। एक टाइम के बाद फिर नहीं घुल रही ना, जब तो नहीं घुल रही है मतलब उसकी लिमिट आ गई ना। अब दो चीजें मिक्स नहीं हो रही है। ठीक है? जब स्टार्टिंग में खुद से मिक्स हो रही थी तो बोल रहे थे स्पॉन्टेनियस। जब वो लिमिट आ गई कि खुद से मिक्स नहीं हो रही, मेरे को एक्सटर्नल अलग से एनर्जी देनी पड़ रही है, तो क्या हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस। खुद से नहीं होगी रिएक्शन, मुझे अलग से रिएक्शन करवानी पड़ेगी, अलग से एनर्जी देके करवानी पड़ेगी। तो डेल जी अगर नेगेटिव देता है क्वेश्चन में तो समझ लेना रिएक्शन खुद से हो सकती है बिना कोई एक्सटर्नल एनर्जी फोर्स के। क्लियर है? जितने उनके खुद के पास इनिशियल एनर्जी उससे हो जाएगी। तो डेल जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसे होगी? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है खुद से। ठीक है? मतलब सब्सटेंस डिसॉल्व। कोई भी चीज को अगर पानी में घोल रहा हूं और घुल गया तो उसके डेल जी क्या है? नेगेटिव। क्लियर है? अगर डेल जी पॉजिटिव आता है तो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद से रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकती। क्लियर है? तुमने पानी में वो चीज डाल दी, नहीं घुलेगी, तुमको एफर्ट देना पड़ेगा, अलग से कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी या हीट देनी पड़ेगी, तब जाके घुलेगा वो। तो डेल जी अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व। ठीक है? उसमें डिसॉल्व हो जाता है। डेल जी नेगेटिव होता है तो डिसॉल्व, डेल जी पॉजिटिव होता है तो नॉट डिसॉल्व। क्लियर है ये चीज?
या फिर अगर इसको ऐसे याद नहीं रह रहा है तुम लोगों को, ऐसा कुछ है तो ये पॉजिटिव थोड़ा क्रॉस जैसा दिखता है ना, पॉजिटिव क्रॉस, तो पॉजिटिव जब जाए मतलब समझ जाना नॉट डिसॉल्व। क्लियर है? पॉजिटिव वाले में नॉट डिसॉल्व, ठीक है, और ये डिसॉल्व। बहुत सारे टीचर राइट ऐसे ही लगाते हैं ना, सिर्फ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो उसको ऐसे याद रख लेना कि हाँ ये थोड़ा सा बनाना, डिसॉल्व नॉट डिसॉल्व। क्लियर है? क्योंकि डेल्जी और इनके सिंबल जस्ट थोड़े अपोजिट रहते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो डेल्जी वाले में चीज याद रखना, लिख लेना हो, ठीक है। डेल्जी होता है क्या? फ्री एनर्जी चेंज इन द डिवोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट। क्या होता है? सब चीजें होता है थर्मोडायनेमिक्स की है, फिर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, ये सब चीजें, तो यहाँ कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। बस डेल्जी पॉजिटिव नेगेटिव से क्वेश्चन आया तो कर लेना कि चीजें पानी में घुलेगी कि नहीं घुलेगी, घुलती है तो डेल्जी क्या होता है, और नहीं घुलती तो डेल्जी क्या होता है। क्लियर है? एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, और डेलेज दे देगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो डेलेज क्या होता है, और एंडोथर्मिक है तो डेलेज क्या होता है, इतना पता करना होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है। और एक ये इक्वेशन आती है कि डेलेज और डेल्जी का आपस में रिलेशन पूछता है, तो डेल्जी इज इक्वल टू डेलेज माइनस टी डेलेज। थर्मोडायनेमिक्स में अलग से इक्वेशन आती है, क्वेश्चन भी आते हैं सॉल्व करने के लिए, बस अभी यहाँ पे लिख के रख लेना। डेल्जी इज इक्वल टू डेलेज माइनस टी डेलेज। तो डेल्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी है क्या? एंथैल्पी में से तुमको क्या माइनस करना है, जो भी उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है वो, इनटू डेलेस। डेलेस तुम्हारे लिए फिर नया वर्ड आ गया, डेलेस होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस मतलब ज्यादा चीजें बिखरी हुई है, एक एक ही पूरा रूम जो है वो हर चीज जगह पे रखी है, एक के सब कुछ भी कहीं भी फेंक रखा है। समझ गया ना? तो जहां जिस रूम में कुछ भी कहीं भी फेंक रखा है उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, जिस रूम में सारी चीजें ऑर्डर में है, एकदम व्यवस्थित रखी हुई है जगह पे, उसका डेलेस कम है। क्लियर है? तो डेलेस मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। ठीक है, इधर उधर चीजें फेंक रखी, मतलब जो चीजें जितनी ज्यादा ऐसी फैली हुई होगी उसका डेलेस उतना ज्यादा, जो जितनी ज्यादा अरेंज है उसका डेलेस उतना कम। अभी बस इतना समझ लो। तो वो जो डिसऑर्डरनेस वर्ड है तुमको ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारा जितना पोर्शन अभी लिखा है थर्मोडायनेमिक्स का है, लेकिन सॉल्यूशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे तुम समझ जाओगे। वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के क्वेश्चन देगा, डेल्जी पे भी दे देता है कभी, तो पता होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे फर्स्ट जो हेडिंग लिखी थी कंटेंट्स में वो खत्म है, बेसिक क्या होता है और मोर देन सफिशिएंट जितना लिखा है उतना ही आएगा। क्लियर है? अब जो सेकंड पोर्शन मैंने लिखवाया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है क्या पहले समझा देता हूँ, फिर उसमें पढ़ना क्या क्या है, उसके आधी चीजें आज पढ़ लेंगे, आधी कल पढ़ेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं कि पूरी आज पढ़ा पाऊँ। क्लियर है? चलो, हेडिंग क्या डालोगे? सेकंड हेडिंग है, नाम क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, चलो चलो लिखा है। अब यही हेडिंग के नीचे बस एक पॉइंट लिख लेना जो इसके अदर नाम है। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड से कुछ समझ में आता है? ठीक है। अब उसके बाद कुछ इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर ये ब्रैकेट आ गया तो समझ जाना कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर उसने एक्टिव मास अगर कहीं लिख के देता है तो समझ जाना कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर मोलैरिटी ये अगर वर्ड आता है। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड को अलग अलग नाम से देता है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे फाइंड द एक्टिव मास, तो फाइंड द एक्टिव मास का मतलब भी कॉन्सेंट्रेशन ही है, एक्टिव मास का मतलब भी कॉन्सेंट्रेशन है। ये डब्बा बनाता है, अगर कहीं भी एक के बाहर डब्बा बना दिया तो समझ जाना उसका क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है। ठीक है, अगर वो ये जैसे एग्जांपल ये कि गिवन ए लिखा है और ये, और यहाँ कुछ वैल्यू दे दी है 3.5, तो 3.5 है क्या, उसका कॉन्सेंट्रेशन है। ये डब्बा बना दिया मतलब समझ जाना कॉन्सेंट्रेशन है। तो डब्बा डिनोट करता है कॉन्सेंट्रेशन को, एक्टिव मास भी कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है, और एक और लास्ट पता है किसी को, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर ये वर्ड भी आता है ना कहीं सॉल्युबिलिटी, उसका मतलब भी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना। क्लियर है चीजें सभी को? तो ये चार नाम अगर आते हैं तो याद रखना कि क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये कॉन्सेंट्रेशन होता क्या पहले समझ लेते हैं, फिर उसके 6 अलग अलग या 7 अलग अलग वैरायटी है वो पढ़ना है। तो पहले वैरायटी के नाम लिख लेंगे फिर पढ़ लेंगे।
अब कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है समझ लेते हैं। देखो कोई भी बीकर में मैंने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है, क्या हुआ, चलो कोई भी बीकर में मैंने सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, इसमें मैं सॉल्यूट मिला रहा हूँ। सॉल्यूट को मैं हमेशा पार्टिकल से डिनोट कर रहा हूँ ताकि मेरे को समझाने में आसान रहे। अगर इसमें मैं लिक्विड तो फिर उसको समझाऊंगा कैसे, तो मैं छोटे छोटे गोले या पार्टिकल बनाऊंगा। क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइड में दो ऐसे बीकर बना के तुम लोगों को एक शॉर्ट में बहुत जल्दी समझा देता हूँ। ये दो बीकर है, इनमें दोनों में पानी भरा है, ठीक है। अब एक के अंदर मैंने जो चीज मिक्स की, दोनों के अंदर सेम चीज मिक्स कर रहा हूं, बस एक के अंदर उसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, और एक के अंदर उसका अमाउंट ये। तो इसमें से कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो एक सिंपल सा डायग्राम से समझ में आता है ना कॉन्सेंट्रेशन है क्या, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कोई भी जो सॉल्यूट का पार्टिकल है 1 मीटर क्यूब के अंदर कितनी जगह घेर रहा है। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ होगी, 1 सेंटीमीटर हाइट होगी। क्यूब होता है ना रूबिक्स, तो ऐसे ही बस 1-1 सेंटीमीटर का, अगर इसमें 1 सेंटीमीटर वाला पूरा डब्बा बनाऊं क्यूब 3D में, उसमें 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाऊं डब्बा 3D में, तो उस डब्बे के अंदर मैं देखूंगा कि जो चीज मैंने डाली, मान लो मैंने नमक डाला है, दोनों में मैंने नमक डाला है, ब्लू कलर का क्या है, नमक के पार्टिकल है, ठीक है। और इसमें जो डब्बा बनाया उस डब्बे के अंदर मेरे को नमक के पार्टिकल कितने दिख रहे हैं, समझ गए। और उस वाले में उस डब्बे के अंदर नमक के पार्टिकल कितने दिख रहे हैं, जिसमें उस छोटे से डब्बे के अंदर नमक के पार्टिकल ज्यादा दिखेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा है। ये चीज समझ में आती है, ठीक है। और दोनों में से किस में ज्यादा दिखेंगे, पहले वाले में ना। अगर दोनों में एक एक क्यूब बना दूं मैं, तो पहले वाले में उस क्यूब के अंदर ज्यादा डॉट दिख रहे हैं, दूसरे में कम डॉट दिख रहे हैं, मतलब पहले वाले का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। अब मान लो मैं पानी मिला देता हूँ दोनों में, ठीक है। पहले वाले में अगर मैं पानी मिला रहा हूँ, तो जब मैंने पानी मिलाया तो ये पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे ना, कि पास में आएंगे, दूर होंगे ना। बेसिक समझ में आ रहा है ना, कि इसमें अगर मैं पानी मिलाता हूँ तो ब्लू वाले और दूर दूर हो जाएंगे। क्लियर है, पानी को बहुत ऊपर तक भर दिया तो और दूर दूर हो गए, दूर हो गए मतलब मेरे क्यूब से तो बाहर चले गए ना, आधे क्यूब से बाहर चले जाएंगे। तो अब मेरे सेम उस क्यूब में कम पार्टिकल है ना नमक के, तो अब मेरे उस सेम क्यूब में अगर नमक के कम पार्टिकल है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम। तो सॉल्वेंट को मिक्स करने पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम, ठीक है। अब सेम यही डब्बा है, ठीक है, बस मैंने क्या किया, इसमें नमक और ज्यादा मिला दिया, नमक और ज्यादा मिला दिया तो और बहुत सारे पार्टिकल हो जाएंगे, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे ऐसे ब्लू ब्लू। तो अब उस सेम क्यूब के अंदर और ज्यादा पार्टिकल आ गए ना, तो सेम क्यूब के अंदर अब अगर ज्यादा पार्टिकल आ गए तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया ना पहले से। तो अगर इसमें सॉल्यूट मिलाता हूं सेम चीज में तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और सॉल्वेंट मिलाता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ये बेसिक समझ में आया, ठीक है। और यही चीज है तुम्हारी मोलरिटी। मोलरिटी जो होता है ना, वो पर छोटे डब्बे के लिए ही देखा जाता है, पूरे के लिए कभी नहीं देखा जाता, ठीक है। चलो इसको 2 पार्ट में बांट दूं। इफ सॉल्वेंट एडेड और इफ सॉल्यूट एडेड, समझ में आ रहा है ना। सॉल्वेंट अगर ऐड करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीजेस, और सॉल्यूट ऐड करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीजेस, ठीक है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड है वो एक स्मॉल क्यूब के अंदर डिफाइन कर रहा हूं ना, इन ए स्मॉल क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब का मतलब है एक इधर एक इधर एक तुम्हारी साइड, तीनों साइड में 1-1 सेंटीमीटर है वो। क्लियर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका एरिया लिया है। क्लियर है, तो सेम इसमें अगर एक डब्बा बनाऊं ऐसा छोटा सा, वो तुम बनाते रहना फिर, ठीक है, समझ गए। ये चीज नोट कर ली, कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है,
इतना समझ में आया सभी को? चलो अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अलग अलग चीजों को गिनने के लिए अलग अलग टर्म्स दी गई कॉन्सेंट्रेशन की। मान लो मैं सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है, तो लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी वेरी करेगी, सॉलिड में लिक्विड मिला हुआ तो भी वेरी करेगी, गैस में गैस मिला हुआ तो वेरी करेगी। तो ऐसे हर चीज में अलग अलग होगा ना, तो हर चीज का कॉन्सेंट्रेशन टर्म फिर अलग अलग दिया है, ठीक है। तो उनके नाम लिख ले अपन पहले, 5 और 6 हो गए, ठीक है। पहला वाला जो आएगा वो क्या आएगा? परसेंट बाय वेट। देखो कभी भी चीजें अपन हमेशा नीचे सॉल्यूशन लिखेंगे, ऊपर सॉल्यूट लिखेंगे, ये एक याद रखना। सिर्फ एक ही जगह जहां चेंज होगा, किसमें? मोलेलिटी में। जो ऐसा अलग जा रहा है ना मोलेलिटी, देखो एक मोलरिटी, ये क्लियर है, मतलब साफ सुनाई दे रहा है ये मोलरिटी। एक है मोलेलिटी, मेरे को बोलने में थोड़ा रुक के बोलना पड़ रहा है उसको, मोलेलिटी। तो थोड़ा तोतले में सेकंड वाला जा रहा है ना, मोलेलिटी। मोलरिटी तो समझ में आ रहा है साफ। तो जो है अलग वर्ड जा रहा है ना, सिर्फ इसमें ही होता है कि नीचे और ऊपर, जो नीचे सॉल्यूशन नहीं लिखा था, क्लियर है, इसमें नीचे सॉल्यूशन नहीं लिखा था, बाकी सब में नीचे क्या लिखाता है? सॉल्यूशन, और ऊपर क्या लिखाता है? सॉल्यूट, क्लियर है, ठीक है। तो परसेंट बाय वेट, या तो इसको बोलो परसेंट वेट बाय वेट, ये भी बोलते हैं परसेंट बाय वेट या परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। ये मैं एक साथ सारे लिख देता हूं फिर समझा दूंगा, क्लियर है, जो बेसिक बेसिक वाले सारे हैं, ठीक है। फटाफट लिखते जाना, सभी इधर ध्यान दे लेना आप, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो सकती है कि वो वेट लेके दे रहा है, वॉल्यूम लेके दे रहा है, क्या लेके दे रहा है, क्लियर है। तो या तो वेट को वेट से कंपेयर कर रहा है, या फिर वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर कर रहा है, या फिर वेट को वॉल्यूम से कंपेयर कर रहा है, क्लियर है। तो उसके नाम के बेसिस पे अलग अलग टर्म्स दी गई है। चलो तो पहला यहां तक समझ में आ गया था ना, कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। अब वो कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम के टर्म्स में दे रहा है, मास के टर्म्स में दे रहा है, तो अलग अलग नाम दिए गए। पहले समझ लिया कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। अब इधर देखो, अगर परसेंट वेट बाय वेट आता है कि जिस चीज से कंपेयर कर रहा है उसका भी वेट देख रहा है, और जिस चीज को कंपेयर कर रहा है उसका भी वेट देख रहा है, तो क्या बोलते हैं? परसेंट वेट बाय वेट, या फिर सीधा बोल देते हैं परसेंट बाय वेट, क्लियर है, परसेंट बाय वेट या मास। तो परसेंट बाय वेट या मास दे तो परसेंट वेट बाय वेट ऐसा भी लिख सकता है उसको और में, या फिर किस चीज को कंपेयर करेंगे, जो भी घोलते हैं उसको कंपेयर करते हैं ना। देखो पहले क्या था, मेरा सॉल्वेंट था, उसमें मैंने सॉल्यूट घोला, तो बन क्या गया? सॉल्यूशन। तो अपन फाइनली देखते हैं ना, मेरे पास एक बीकर रखा है, ठीक है, पहले अच्छा दिख रहा है, मैंने कोई चीज घोल दी, अब कैसा दिख रहा है? यही बोलते हैं ना कि पहले ये ऐसा दिख रहा था, अब ऐसा दिखने लग गया। तो किसकी वजह से? जो चीज बाहर से घोली उसकी वजह से। तो बाहर से जितने ज्यादा मैं कोई चीज ऐड करूंगा, मेरे बाद में जो चीज बन रही है वो चेंज होगी ना। तो मैं सिर्फ सॉल्वेंट को नहीं देखूंगा बाद में तो चीजें ऐड करने के बाद ओवरऑल सॉल्यूशन बना ना। तो मैं बोल रहा हूँ पहले मेरे पास एक कांच का कुछ जो भी डब्बा था, उसमें कुछ पानी भर रखा था, उसमें मैंने कुछ मिलाया, नमक थोड़ा सा डाल दिया, तो ठीक है, कुछ चेंज हुआ, थोड़ा धुंधला धुंधला हुआ है, थोड़ा गाढ़ा हुआ, और एक नमक की थैली डाल दी पूरी, ठीक है, और ज्यादा गाढ़ा है और ज्यादा धुंधला धुंधला हो जाएगा, क्लियर है ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा उसका। तो मैं पहले का फोटो जो लिया था उसमें क्या था? मेरे पास प्योर था पानी, बाद में जो फोटो लिया उसमें पूरा सॉल्यूशन के साथ है ना। तो मैं चीजों को काइम में कंपेयर करूंगा, जो फाइनल मेरे पास चीज बन रही है उसको कंपेयर करूंगा जो चीज मैंने ऐड की है उससे, क्लियर है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट तो उतना ही रहेगा ना जो पहले था, सॉल्यूट ऐड किया है, तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट से कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। समझ में आई ये चीज? सॉल्वेंट पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है, वो ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। सॉल्यूट को ऐड किया तो नई चीज क्या आ रही है? सॉल्यूशन आ रहा है ना, नई चीज जो फाइनल दिख रहा है अपने को। तो हर चीज को कहीं से कंपेयर करते हैं? सॉल्यूशन से, एक्सेप्ट मोलेलिटी, याद रखना, क्लियर है। मोलेलिटी जो तुतलाते में जा रहा है ना, उसमें सॉल्यूशन से कंपेयर नहीं करते हैं, बाकी सब में सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं सॉल्यूट को, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ क्या है? सॉल्यूशन। तो जो फाइनल चीज बनती है उससे ही कंपेयर कर रहा है, जिस चीज को ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो बहुत बार वो तुमको सॉल्यूशन ना देते हुए सॉल्यूट सॉल्वेंट की कुछ डिटेल देगा, तो तुमको उन दोनों का मास जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं देगा, क्लियर है। चलो अब जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन का कुछ नहीं दिया, और एक जस्ट इसका एक एग्जांपल ये मैंने रख दिया
कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर बाय मास दिया है, तो वाटर दिया ना, और वाटर है क्या यहाँ पे मेरा सॉल्वेंट है, तो इन वाटर बोला है ना, तो वाटर हो गया मेरा सॉल्वेंट, ये हो गया मेरा सॉल्यूट, तो मेरा तो सॉल्यूशन चाहिए ना मेरे को नीचे, तो इसको डिकोड करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ना 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन, ये कितना होगा 90 होगा ना, तभी जाके पूरा 100 होता है, तो इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर इसको ऐसे लिखता हूं 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तो 100 ही होगा, अगर परसेंटेज देखते तो हमेशा फाइनल चीज को अगर मैं 100 मान रहा हूं तो जो मिक्स की उसका कितना परसेंटेज है, तो मिक्स की उसने बोल दिया 10 है, तो ओवरऑल अगर 100 होता है तो उसमें से 10 माइनस करूंगा तो 90 बचेगा ना, जो पहले से प्रेजेंट था बीकर के अंदर, मतलब जो सॉल्वेंट, तो 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम सॉल्वेंट या फिर 90 ग्राम वाटर, क्लियर है, वाटर लिख लो इसको पहले और फिर सॉल्वेंट कर देना, वाटर लिख लो और फिर क्या करोगे सॉल्वेंट और फिर सॉल्यूशन, समझ में आया ना क्या है, तो इसमें ये चीज, अब मान लो उसने क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज दे दी थी जो स्टेटमेंट मैंने दिया है, तो तुमको मास ऑफ सॉल्यूशन पता करना पड़ेगा ना, तो वैसे तो पता ही लग जाता है कि ठीक है 100 है, बट कभी ऐसे कुछ अलग कंपैरिजन दे देता है तो फिर दिक्कत जाएगी, क्लियर है, तो मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आगे जब तुम मोल फ्रैक्शन पढ़ोगे, देखो किसी भी चीज का फ्रैक्शन लेना मतलब क्या है, टोटल अपॉन जो चीज लिख रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं, फ्रैक्शन मतलब ये होता है ना, जैसे मैंने गोला बनाया, पाई चार्ट बोलते हैं जिसको, ये अब मैंने बोला कि ये कितना, ये जो मार्क किया है ये कितना फ्रैक्शन है इस पूरे गोले का, पूरे गोले को अगर मैं पूरा 100 लूं तो ये कितना परसेंट है 25, तो 25/100 कितना होगा 1/4, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, या तो 25/100 या फिर 1/4, क्लियर है, तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है नीचे टोटल, और जिस चीज का पूछ रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर चीज का फ्रैक्शन पूछता है इधर वाले का, तो ये क्या होता है 75/100, क्योंकि पूरे को 100 लो और 4 पार्ट में बांटो तो 25-25 आएगा, तो यहाँ पे 3 25 आ रहे ना, तो 75 बाय टोटल, तो इसका हो जाएगा भाई 3/4, क्लियर है, समझ में आता है इतना सबको, तो फ्रैक्शन मतलब नीचे टोटल ऊपर जिस चीज का पूछ रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मास ऊपर जिस चीज का है जो ऐड किया और नीचे टोटल लिखा ना, तो इस चीज को मैं मास फ्रैक्शन भी लिखता हूं, तो क्वेश्चन में अगर ये वर्ड आता है मास फ्रैक्शन, तो ये मत सोचना उसने गलती से मोल फ्रैक्शन को मास फ्रैक्शन लिख दिया होगा, क्योंकि अपन मोस्ट ऑफ द टाइम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे बाद में, तो मोल फ्रैक्शन से फिर तुमको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन क्या, ये मास फ्रैक्शन सेम ही होगा, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें मोलर मास वाली चीजें, मोल क्या होता है गिवन मास अपन मोलर मास, तो वो चीजें फिर कटेगी नहीं आपस में, ऊपर और नीचे की अलग अलग होती है, सॉल्यूशन का ओवरऑल वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा, तो कटेगा थोड़ी ना कि तुम उस चीज को मास फ्रैक्शन के बराबर रखो, समझ के क्या बोल रहा हूँ, आ जाएगा बाद में, तो मोल फ्रैक्शन इज डिफरेंट और ये मास फ्रैक्शन इज डिफरेंट, तो ये जो चीज लिखी है ना, ये क्या है मेरा मास फ्रैक्शन, मास के तो फ्रैक्शन लिखा है सॉल्यूट का अपन सॉल्यूशन का, क्लियर है, तो मास फ्रैक्शन इनटू 100 ये लिखा है मैंने, क्लियर है, मास फ्रैक्शन क्या होगा सॉल्यूट का मास अपन सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट को मैंने बी ले लिया और ओवरऑल सॉल्वेंट को ए और इसको बी, तो बी अपॉन ए प्लस बी, क्लियर है, ठीक है, और फिर ये चीज समझ गए, अब अगला इधर 4 मत बेटा, जो 4 हैं, परसेंट बाय वॉल्यूम, फिर भी 100 हैं, चलो परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है, 2 मिनट का बस इतने बचा, ठीक है, रोहित सर आगे मैं फ्री कर रहा हूँ, ठीक है, परसेंट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब सिर्फ वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर कर रहा हूँ, तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम ही देखूंगा मैं, और जो चीज ऐड कर रहा हूँ उसका भी वॉल्यूम देखूंगा, क्लियर है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे हमेशा सॉल्यूशन ही रखेंगे बता दिया है, एक्सेप्ट मोलेलिटी, और ऊपर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100, ये परसेंट जहां आ जाएगा मतलब 100 से ही मल्टीप्लाई करोगे, जब वो चीज आएगी मोलेलिटी नॉर्मेलिटी वहां 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज आगे मतलब 100 से मल्टीप्लाई, क्लियर है, ये होगा। अब इसमें सेम चीज लिखी है मैंने 10% इथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम, तो ये लिखा है बेटा बाय मास, ये लिखा है बाय वॉल्यूम, हर छोटी छोटी चीज का ध्यान दे लेना, वाटर लिखा है मतलब क्या है सॉल्वेंट ही होगा, और इथेनॉल लिखा है मतलब सॉल्यूट होगा, तो अब इसके 2 स्टेटमेंट बनेंगे,
10 ml वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को ml में लिखता हूं तो यहां ग्राम नहीं लिखूंगा मैं। 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 90 ml ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट, या फिर इसको लिख सकता हूं 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है दो स्टेटमेंट? तो क्वेश्चन पढ़ के ध्यान रखना, बाय वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में, बाय मास दिया है या बाय वेट दिया है, और ये वाटर लिख रहा है या सॉल्यूशन क्या लिख रहा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है? चलो, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, तो इसने दे दिया ना परसेंट ऑफ मास, बाय का मतलब होता है अपॉन। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। बाय का मतलब होता है अपॉन, तो परसेंट मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम भी लिखता है वो उसको, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, या फिर परसेंट बाय स्ट्रेंथ। तो इस चीज को याद रखना, परसेंट बाय स्ट्रेंथ। देखो, एक दो बीकर है, दोनों में पानी भरे थे, एक में मैंने 1 चम्मच नमक डाला, एक में मैंने 1 थैली नमक डाल दिया है। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? जिसमें पूरी थैली डाली है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को जब भी मेजर करते हैं तो उसको स्ट्रेंथ में भी नापते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को स्ट्रेंथ में नहीं नापोगे, वेट बाय वेट को स्ट्रेंथ में नहीं नापते हो, वेट बाय वॉल्यूम को स्ट्रेंथ में नाप सकते हैं। जैसे नमक वाला बताया ना, उस एग्जांपल से। तो बाय स्ट्रेंथ भी अगर देता है मतलब मास बाय वॉल्यूम है, समझ जाना। बाय स्ट्रेंथ को मास बाय मास मत रखना, बाय स्ट्रेंथ को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मत रखना। बाय स्ट्रेंथ मतलब सिर्फ मास बाय वॉल्यूम होता है, याद रखना है चीजें। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताया, नीचे सॉल्यूशन ही होगा, ऊपर क्या होगा? सॉल्यूट ही होगा। ये चीज फिक्स है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आएगा और ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन भी मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है परसेंट मास बाय वॉल्यूम, तो नीचे आएगा वॉल्यूम, ऊपर आएगा मास, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन आता है, ऊपर आता है सॉल्यूट। क्लियर है? और परसेंट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक तीनों, तो क्या आएगा? 100 का मल्टीप्लाई। अगर इसी में 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो चीज मोलरिटी हो जाती है। मतलब ये सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट फिर अलग हो जाएगा, वहां नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, तो इसकी जगह क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स, और वहां आ जाता है 1000, तो वो चीज मोलरिटी हो जाती है। तो उसको इससे कंफ्यूज मत करना कि मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और 1 0 लगा देंगे तो सेम ही हो जाएगा। बहुत अलग है दोनों चीजें। ठीक है, तो परसेंट बाय स्ट्रेंथ ये है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वो अलग है। क्लियर है? तो ये 3 अपने आप पे कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मास परसेंट बचता है, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा अपना मास परसेंट क्या, सॉरी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और मोल फ्रैक्शन। ये 3 और यहाँ पे छोटे वाले बचते हैं। उसके बाद बड़े वाले टर्म्स आएंगे, मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, और फिर उनके आपस में रिलेशंस। ये तुम्हारा पार्ट 1 कंप्लीट होगा सॉल्यूशन का, तब फिर उसके एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे कल। क्लियर है? चलो, ये वाला लेक्चर अभी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज जितना पढ़ा है ना, आज का आज कॉपी में 5 मिनट लगेंगे देख के आने में। आज नहीं देख पाओ तो कल क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट में देख लेना बस। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच।